नमस्कार। मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को एमए सेमेस्टर 4 का पेपर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का चैप्टर 2, जिसका टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, यानी राज्यों की राजनीति के निर्धारक तत्व का विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। आप सभी इसे अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए अध्ययन करेंगे। राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने अथवा उनकी राजनीति को निर्धारित करने में कई महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान होता है। मायरन वीनर एवं डॉक्टर इकबाल नारायण के अनुसार भारत में राज्यों की राजनीति को निर्धारित करने वाले तत्वों में प्रमुख हैं। नंबर 1 उसमें है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नंबर 2 है भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रीयता। इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ उपशीर्षक हैं, जैसे उत्तर तथा दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति, नदियों द्वारा विभाजन से उत्पन्न भौगोलिक स्थिति का प्रभाव, आर्थिक विकास की विषमता, भाषा, सिंचाई, विद्युत के लिए नदी जल विवाद, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण, आदिवासियों का स्वायत्तता का आंदोलन, केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा पूर्ण राज्य की मांग, सीमांत राज्यों में पृथकतावाद की प्रवृत्ति आदि। अगला नंबर 3 में है जातीयता। 4 में है भारत का 1947 का विभाजन और राज्यों की राजनीति में उसका प्रभाव, यानी धर्म और सांप्रदायिकता का प्रभाव। नेक्स्ट नंबर 5 है एकीकरण एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया का राज्यों की राजनीति पर प्रभाव, जिसके अंतर्गत कई उपशीर्षक हैं, जैसे समायोजन, अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध, क्षेत्रीय निष्ठा। नेक्स्ट नंबर 6 है सामाजिक और आर्थिक संरचना, जिसमें और उपशीर्षक हैं, जैसे आर्थिक विकास, शिक्षा, सामाजिक तत्व, वैचारिक पक्ष के साथ साथ आगे जो अगला शीर्षक है एक दलीय प्रभुत्व और उसका घटता प्रभाव, क्षेत्रीय दलों का विकास, बहुदलीय व्यवस्था, अन्य तत्व और सीमावर्ती राज्यों की समस्या के साथ साथ एक अगला शीर्षक है आदिवासी क्षेत्रों की राजनीति आदि। इन सारे शीर्षकों को हम इस चैप्टर के टॉपिक, जो कि राज्यों की राजनीति के निर्धारक तत्व है, इसमें देखने का प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग नंबर 1 जो पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। इतिहास के प्रारंभिक काल में आज की भांति भारत में एक ही राजनीतिक व्यवस्था तथा केंद्रीय शासन का स्वरूप नहीं था। सांस्कृतिक आधार के कारण यद्यपि भारतीयों में एक ही समाज के प्राणी होने की भावना तो व्याप्त थी, किंतु एक ही राज्य के नागरिक होने की भावना मौजूद नहीं थी। आदिकाल के हिंदू युग में देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कहीं किसी राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तो किसी राज्य में राजतंत्र शासन कायम था। देश में ग्रामीण परंपरागत अर्थव्यवस्था होने के कारण जनसाधारण की रुचि गांव की प्रक्रियाओं तक ही सीमित रहती थी। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति स्थानीय और जातीय स्तर की प्रक्रिया तक ही सीमित रहती थी। डॉक्टर रजनी कोठारी के अनुसार राजनीति स्थानीय और जातीय स्तर पर मतभेदों को दूर करने तक ही प्रक्रिया सीमित थी। इसलिए अनेक क्षेत्रों में धर्म, परिवार अथवा जाति के आधार पर शासन निरंकुश एवं
गौरव का प्रतीक बना रहता था। इस बात का प्रभाव आज भी भारत के राज्यों की राजनीति में दिखाई देता है, जैसा कि माइनर वीनर ने इस संबंध में उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि कर्नाटक यानी मैसूर के आदिकालीन राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश, बंगाल के पाल वंश तथा आंध्र प्रदेश के साल सालवान राजवंश आज भी वहां की राजनीतिक व्यवस्था में अपना प्रभाव रखते हैं। मुगलों के शासनकाल में भी सारे देश में एक सी राजनीतिक व्यवस्था का एवं समान प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे का अभाव था। मुगल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था, जिनमें निरंकुशता की भावना पाई जाती थी। उस समय कुछ क्षेत्र संधिबद्ध थे जो लगभग अर्ध स्वतंत्र थे और दक्षिण के कुछ राज्य पूर्ण स्वतंत्र थे। सिख, राजपूत तथा मराठे मुगलों से प्रतिरोधरत थे। इस प्रकार उस समय में एक समान राजनीतिक ढांचे का अभाव था। अंग्रेजों के शासनकाल में भी भारत की भौगोलिक स्थिति साम्राज्यवादी व्यवस्था के असमान विकास तथा अन्य बातों के कारण राजनीतिक प्रक्रिया का विकास और गति एक समान नहीं थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप इस काल में भी भारत का समाज विभाजित ही रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में एक रूपता कायम करने का प्रयत्न किया गया, किंतु शताब्दियों से चली आ रही मूल विभिन्नता को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता था। आगे हम लोग अगला शीर्षक जो है देखेंगे, नंबर 2, भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रीयता। राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख तत्व उसकी भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीयता की भावना है। भारत की भौगोलिक स्थिति एक तरफ भारत को एक देन का रूप प्रदान करती है, तो दूसरी तरफ यही स्थिति इसे अनेक अस्पष्ट भागों में बांटती है। राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीयता के प्रभाव के अनेक आधार रहे हैं, जिनमें प्रमुख आधार इस प्रकार हैं, जैसे उत्तर तथा दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति। समुद्रवर्ती दक्षिणी भारत को उत्तर भारत से विंध्याचल पर्वतमाला द्वारा अलग किया गया है। अंग्रेजी शासन के आरंभ तक दक्षिणी भारत सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा साहित्यिक विकास की प्रक्रिया में उत्तर भारत में होने वाले विकास और घटनाओं से अधिक प्रभावित नहीं हुआ। यूरोपीय लोगों के संपर्क में आने के कारण यहाँ अंग्रेजी शिक्षा, विचारधारा तथा सामाजिक मूल्यों का विकास पहले हुआ। यहाँ के लोग रंग रूप, भाषा और संस्कृति में उत्तर भारत के लोगों से बिल्कुल भिन्न हैं। उत्तर भारत के कुछ ब्राह्मण दक्षिण में अवश्य पहुंचे, लेकिन शिक्षा के विकास और आधुनिकीकरण के कारण स्रोतों के लाभ के लिए होड़ ने यहाँ के मूल निवासियों ने इन ब्राह्मणों के प्रति विद्रोह किया और परिणामतः तमिल राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ। इस विकास ने क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को और आगे बढ़ाया और आंध्र के तेलुगु राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला इसी का जो दूसरा उपशीर्षक है, नदियों द्वारा विभाजन से उत्पन्न भौगोलिक स्थिति का प्रभाव। भौगोलिक स्थिति में एक अन्य महत्वपूर्ण विभाजन भारत की नदियों द्वारा किया गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल और असम को भारत के दूसरे भागों से अलग करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप टिंकर महोदय ने अपनी पुस्तक इंडिया एंड पाकिस्तान और पॉलिटिकल एनालिसिस में स्पष्ट करने का प्रयास किया है और कहा है कि इन नदियों द्वारा विभाजन के कारण ही एक सीमा तक बंगाल भी उत्तरी भारत में होने वाले सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों से अलग रहा है। यूरोपीय लोग यहाँ के संपर्क में आए, इसलिए यह क्षेत्र भी उत्तर से विचारधारा के विकास में कहीं आगे रहा है। आज बंगाल में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आगे इसी का तीसरा उपशीर्षक
आर्थिक विकास की विषमता को हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की योजनाओं से लोगों की आर्थिक उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इसके साथ ही ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई जैसे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए सत्ता का दुरुपयोग, शिक्षा, रोजगार तथा उद्योगों के विकास के मामले में क्षेत्रीय विकास का असंतुलन उत्पन्न होना आदि तथ्यों ने जातिगत और भाषागत वैमनस्य को विकसित किया और परिणामतः आंध्र प्रदेश का संकट, तेलंगाना की समस्या, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग सामने आई और क्षेत्रीयता की भावना को विकसित किया। आगे अगला शीर्षक है भाषा। भाषा ने भी क्षेत्रीयता की भावना को विकसित किया है। इसने एक दशक तक तमिलनाडु में तमिल उपराष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने का कार्य किया है। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के निर्माण में भाषा, जो तेलुगु था, ने अपनी भूमिका निभाई और 1955 में सरकार को तेलुगु वासियों की भाषा के आधार पर की गई अलग राज्य की मांग के समक्ष झुकना पड़ा। इसके बाद तो यह भाषावाद क्षेत्रवाद का एक प्रमुख अस्त्र बन गया और 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। फिर भी यह रुका नहीं। इसके बाद पंजाब का विभाजन 3 प्रांतों में करना पड़ा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश रखा गया और इस प्रकार ये भाषा भी एक इसका महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। आगे है अगला उपशीर्षक सिंचाई, विद्युत के लिए नदी जल विवाद। नदी जल विवाद ने भी राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीयता की भावना को विकसित किया है। नदी जलों की मात्रा के संबंध में राज्यों के बीच अनेक विवाद उठे, जिनके समाधान के लिए एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय परिषद की संवैधानिक व्यवस्था के होते हुए भी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। ये विवाद आज भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सीकर से कांग्रेस प्रत्याशी बलराम जाखड़ के समक्ष बार बार यह प्रश्न उठाया जाता रहा था कि जीतने के बाद वे इन विवादों में राजस्थान का पक्ष लेंगे या पंजाब का। अतः स्पष्ट है कि इस समस्या ने भी क्षेत्रवाद को विकसित किया है, जो राज्यों की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। आगे नेक्स्ट है छोटे राज्यों का निर्माण। क्षेत्रीय भावनाओं का सबसे चिंतास्पद प्रस्फुटन छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की मांग है। छोटे छोटे राज्यों के निर्माण से विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा, जिससे देश समस्याओं से घिरा रहेगा। नेक्स्ट आदिवासियों की स्वायत्तता का आंदोलन है। आधुनिकता के प्रसार, राजनीतिक जागरूकता के प्रभाव के कारण आदिवासी इलाकों में भी स्वायत्तता की भावना उदय हुई, जिसके प्रभाव स्वरूप नागालैंड, मेघालय राज्यों का निर्माण हुआ। इन इलाकों के आंदोलन राज्यों की राजनीति को उप क्षेत्रवाद के रूप में प्रभावित किए हैं। नेक्स्ट केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा पूर्ण राजस्व की मांग। क्षेत्रवाद का एक अन्य प्रभावकारी तत्व केंद्र शासित क्षेत्रों में पूर्ण राजस्व की मांग को लेकर है। यह मांग दिल्ली, गोवा, दमन और दीव तथा पौंडीचेरी के निवासियों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है सीमांत राज्यों में पृथकतावाद की प्रवृत्तियां। सीमांत पर स्थित राज्यों में यदि कभी पृथकतावादी प्रवृत्तियों का उदय होता है तो इसका प्रमुख कारण उसकी भौगोलिक स्थिति को हो सकती है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब आदि राज्यों की पृथकतावादी प्रवृत्तियों को इस संदर्भ में समझा जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्रीयता की भावना भारतीय राजनीति में अनेक कारणों से विकसित होती रही है। इस क्षेत्रीयता की भावना ने राज्यों की राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। राज्यों के भीतर क्षेत्रों में अलगाव के आंदोलन उठ रहे हैं। केंद्रीय सरकार को
इन समस्याओं से निपटने के लिए एक तरफ शक्त तो दूसरी तरफ सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का रास्ता अपनाना होता है। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण और व्यक्तिकरण भी इस आक्रोश को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट नंबर 3 जो है कारक जातीयता। भारतीय राजनीति में जातीयता ने भी एक तरफ भारत को एकरूपता प्रदान की है तो दूसरी तरफ आंतरिक विभाजन को बढ़ावा भी दिया है। भारत में अनेक क्षेत्रों में जातियों की जागरूकता और चेतना का साधन बनी है। उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु में सामंतवाद का विरोध जातीय संगठनों से ही प्रारंभ हुआ। आज राज्यों में जाति के आधार पर बने संगठन एक तरफ शक्तिशाली दबाव समूहों का कार्य कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जनसाधारण की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने तथा राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज जाति व्यवस्था भारत में श्रेणी व्यवस्था की तरह वैचारिक तत्व के विकास में भी योगदान दे रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की राजनीति में जाति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन राज्यों की राजनीति में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न है। तमिलनाडु में जहां नीची जाति के संगठनों ने मिलकर उच्च जाति यानी ब्राह्मणों को राजनीतिक नियंत्रण से दूर रखा, वहां उत्तर भारत में उच्च जातियां ही राजनीति पर नियंत्रण किए हुए हैं। पंजाब के मध्य कोटि के कृषक जातियों का राजनीति पर नियंत्रण है। जहां जातियां एक तरफ राजनीतिक जागरूकता को बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके संबंध राजनीतिक विकास में बाधा डाल रहे हैं। जातीय राजनीति का राज्यों की राजनीति में प्रभाव का चित्रण करते हुए डॉक्टर इकबाल नारायण लिखते हैं कि यूं तो भारतीय संघ के लगभग सभी राज्यों की राजनीति में जातिगत तत्वों का प्रभाव है, फिर भी बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि राज्यों में इनका प्रभाव बहुत अधिक है। जहां बिहार में राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव व अन्य पिछड़े वर्ग और पिछड़े हुए आदिवासियों के बीच सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष है, वहां राजस्थान में यह संघर्ष राजपूतों और जाटों के बीच है। हरियाणा में अहेर, जाट, ब्राह्मण तथा दलित वर्ग इस संघर्ष क्षेत्र में है, तो केरल में एजवा और नायरों के बीच। मध्य प्रदेश, आसाम और उड़ीसा में आदिवासियों का प्रभाव है। जातियों के आधार पर भारत में कुछ राजनीतिक दलों का निर्माण भी हुआ और कुछ दबाव समूह संगठनों के रूप में भी विकसित हुए। धीरे धीरे राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे की व्यापकता के साथ साथ जातीय स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। राजनीतिक प्रवृत्तियों की नए संगठनों और निष्ठाओं का जन्म हो रहा है। राजनीतिक समर्थन में जाति के साथ दूसरे स्वामित्व तत्व भी अपना स्थान लेते जा रहा है। लोगों की दृष्टि में भी परिवर्तन आ रहा है कि आज के युग में केवल जाति और संप्रदाय से काम नहीं चल सकता। किसी राजनीतिक दल की शक्ति तभी कायम रहती है जब समाज के सभी प्रमुख जातियों के लोग उसको समर्थन दें। कांग्रेस दल की शक्ति का आधार भी यही है। डॉक्टर इकबाल नारायण ने भी अपने मूल्यांकन में लिखा है कि यह कहा नहीं जा सकता कि दलों, दबाव गुटों और आर्थिक कार्यक्रम पर आधारित संस्थाओं के शक्तिशाली होने से जातीय तत्व भारतीय राजनीति से समाप्त हो जाएंगे। वस्तुतः उनका समाप्त होना कोई निरपेक्ष आवश्यकता भी नहीं है। यह ठीक है कि एक और जाति ने समाज को विभिन्न समूहों में बांटने वाले तत्व की भूमिका अदा की है, परंतु दूसरी ओर यह भी ठीक है कि इसने जोड़ने वाले तत्व का भी कार्य किया है। भारतीय समाज में जाति एक प्रभावशाली संपर्क सूत्र तथा नेतृत्व और संगठन का आधार प्रदान करती है और जनता के उस भाग को भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है जो परंपरागत दृष्टि से समाज के निचले स्तर पर होने के कारण राजनीति से अलग रहे हैं। वस्तुतः जैसा कहा जा गया है कि जाति पर राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में
विवेकात्मकता का संचार बढ़ा है तथा इसके द्वारा राजनैतिक शक्ति उन वर्गों या समूह के हाथों में पहुंच सकी है जो अब तक उससे वंचित थे। डॉक्टर इकबाल नारायण कहते हैं कि परंतु उसके साथ उस रूप से समाज को बचाए रखा जाए जो व्यक्तिगत विद्वेष, वैमनस्य एवं ऊंच नीच की भावना के कारण समाज को अनेक संघर्षरत समूहों में बांट देता है और राजनीति को विषाक्त बना देता है। आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। इसका बाकी पोर्शन अगले लेक्चर में रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।